सागर, बेटा म्यूट करो, क्या कर रहे हो आप, क्लास डिस्टर्ब कर रहे हो। बच्चों गद्य खंड का पाठ नंबर 2, क्या नाम है इसका? बाल गोविंद भगत, और लेखक है इसके राम वृक्ष बेनीपुरी। तो इसमें सबसे पहले हम पाठ का जो परिचय है, संक्षिप्त परिचय, वहां से प्रारंभ करके हम पाठ पढ़ते हैं। आप लोग बड़े आराम से धीरे धीरे आते हैं, टेंथ वाले बच्चे भी। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। तो इस पाठ में जो है बाल गोविंद भगत नाम के व्यक्ति के व्यक्तित्व का चित्रण लेखक ने किया है। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। संन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। तो यहाँ पर लेखक ने बताया कि केवल कोई गेरुए रंग के वस्त्र पहन ले और घर संसार छोड़ दे, अपना घर को छोड़ दे और जंगल में जाकर रहने लगे या घर से दूर रहने लगे, घर के जो पारिवारिक सदस्य की जिम्मेदारियों से दूर भागकर क्या है वो कह दे कि मैंने तो संन्यास ले लिया, केवल गेरुआ वस्त्र पहन लिए और वैसे ही दूर चला जाए और अपना क्या है साधु संतों के साथ उठना बैठना करे, तो इसको ही केवल संन्यास नहीं कहा जा सकता। यहाँ पर जो है लेखक ये बता रहे हैं संन्यास व्यक्ति जो है अपने जीवन के जो भी मानवीय मूल्य हैं उनको अपनाकर भी व्यक्ति गृहस्थ रहते हुए भी संन्यास का काम कर सकता है, सन्यासी बन सकता है गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए भी। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते। तो यहाँ पर जो है लेखक ने बाल गोविंद भगत को सन्यासी माना है, और ये आगे आप पढ़ेंगे पाठ में कैसे कौन कौन सी विशेषताओं के कारण माना है। और यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। जो जिस समय इन्होंने लिखा है लेखक ने पाठ, उस समय समाज में किस प्रकार की कौन सी रूढ़ियां व्याप्त थी उनको उन पर भी व्यंग किया गया है। यह रेखा चित्र, इस रेखा चित्र की एक विशेषता है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। और दूसरा इसमें ग्रामीण जीवन का जो सजीव चित्रण है वो भी हमें इस पाठ में देखने को मिलेगा। उसका भी कितना अच्छा लेखक ने सजीव चित्रण किया है, ये भी हम इस पाठ में देखेंगे। तो बच्चों पाठ यहाँ से प्रारंभ होता है, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे क्योंकि कल आपके एग्जाम भी है ना एमसीक्यू टेस्ट है हिंदी का, तो अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिए इस यस पाठ मैम। को। हाँ इसलिए मैं रिवाइज करवा रही। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। तो यहाँ पर जो है इसमें बताया जा रहा है कि बाल गोविंद भगत नाम के जो व्यक्ति थे कैसा उनका कद था, मंझोले मध्यम जो होता है, मध्यम कद के जो, और गोरे चिट्टे, रंग उनका गोरा बताया गया है, 60 से ऊपर की होंगी और उनकी उम्र बताई गई है 60 वर्ष से अधिक। बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या जटाजू तो नहीं रखते थे। जो बाल उनके पक चुके थे, 60 वर्ष की उम्र में तो पक ही जाते हैं बाल, और उसके बाद जो है वो लंबी दाढ़ी या जटाजूट जैसे जैसे सन्यासी लोग रखते हैं कुछ वैसा वो नहीं रखते थे। किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, और कपड़े भी जो है कम पहना करते थे। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनपटी टोपी। तो एक शरीर में एक लंगोटी पहनते थे और सिर में जो है कबीर पंथी जो होते हैं जैसी टोपी पहनते उस प्रकार की वो टोपी पहना करते थे। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। जब सर्दियों का मौसम आता, जब अधिक सर्दी पड़ती तो एक काला कंबल जो है वो ओढ़ लेते थे। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, और उनके मस्तक पर हमेशा ललाट पर जो है एक रामानंदी नाम के चंदन का वो तिलक लगाते थे। और तिलक कैसा लगाते थे, जो एक नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता है। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते, और फिर गले में तुलसी की जड़ों की एक माला भी वो पहना करते थे। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु। तो यहाँ पर लेखक ने बताया है कि ऊपर जो
ये चित्रण जो किया है लेखक ने उनके शारीरिक आकार प्रकार का और जो भी जो पहनते थे वो, कि इसके आधार पर हमें ये नहीं मानना चाहिए कि बाल गोविंद भगत एक साधु थे। नहीं, बिल्कुल गृहस्थ साधु नहीं थे वो, बिल्कुल जो अपना गृहस्थ जीवन बिताते थे और गृहस्थी के जो भी काम थे सारे वो किया करते थे। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोहू को मैंने नहीं देखा था। फिर आगे लेखक बता रहे हैं कि उनकी जो घरवाली थी गृहिणी के बारे में तो लेखक को भी नहीं पता है, और जो उनके बाल गोविंद भगत का जो बेटा और उनकी पतोहू बेटे की बहू, उनको लेखक ने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी, तो थोड़ी खेती भी थी उनके पास और एक मकान था जिसको वो बहुत ही साफ सुथरा रखते थे। किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते थे। बाल गोविंद भगत साधु थे, साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। तो यहाँ पर जो है लेखक कह रहे हैं कि वो क्या थे, खेती बाड़ी भी करते थे, परिवार की जो जिम्मेदारी थी, उनका जो कर्तव्य था परिवार के प्रति उसको भी पूरा किया करते थे। लेकिन जैसे एक साधु होता है उसके सारी विशेषताएं या सारे लक्षण उनमें देखे जा सकते थे। कबीर को साहब मानते थे और वो कबीर पंथ के अनुयायी थे, इसलिए कबीर को वो क्या है, साहब माना करते थे। उन्हीं के गीतों को गाते, कबीरदास जी के जो पद हैं उनको ही वो गाया करते थे, उन्हीं के आदेशों पर चलते। और कबीर ने जो है जो आदर्श स्थापित किए, जो आदर्श समाज के लिए उन्होंने बनाए, उन्हीं को का वो पालन किया करते थे अपने जीवन में भी। कभी झूठ नहीं बोलते। तो उनकी अब व्यक्तित्व की विशेषताएं बताते हुए लेखक यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वो जो है हमेशा सच ही बोला करते थे, झूठ नहीं बोलते थे कभी भी। खरा व्यवहार रखते थे और स्पष्ट व्यवहार रहता था उनका। किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते। जो उनको कहना था किसी से भी, गलत है तो गलत और सही है तो सही, उसको बात को जो है स्पष्ट रूप से कहने में किसी के सामने भी उनको संकोच नहीं हुआ करता। ना किसी से खामा खा झगड़ा मोल लेते, और ऐसा नहीं है कि वो बेवजह ही किसी से झगड़ते थे। किसी की चीज नहीं छूते, ना बिना बिना पूछे व्यवहार में लाते। और उनकी और अच्छी अच्छी आदतें क्या थी कि किसी भी व्यक्ति की कोई भी चीज को बिना पूछे वो कभी छूते भी नहीं थे और ना ही उसे काम में लेते थे। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कौतूहल होता है, और इस नियम का वो इतना पूर्णता के साथ पालन किया करते थे कि लोगों को आश्चर्य होता था। वही जब दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते थे। और गांव में जैसे लोग होते हैं, ये बहुत पुराने समय की यहाँ पर जो है लिखा गया है पाठ, तो उस समय दूसरों के खेतों में भी नहीं बैठते थे वो शौच के लिए। वह गृहस्थ थे लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। वैसे तो वो गृहस्थ थे लेकिन उनकी जो सारी चीजों पर वो साहब का ही अधिकार मानते थे। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर था। तो यहाँ पर जो खेती किया करते थे और खेती में जो भी अनाज पैदा होता तो उसे क्या करते, जो फसल करती थी और फसल तैयार होती थी उसे लाद कर पहले साहब के दरबार में ले जाते थे। और वो कितना दूर था, उनके घर से 4 कोस की दूरी पर था, एक कबीर पंथी मठ से। मतलब तो साहब का दरबार जो है कबीर पंथी के और भी अनुयायी होंगे, वहां उन्होंने मठ बना रखा था, तो उस मठ में वो ले जाया करते थे। वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। तो वहां कबीर के जो मठ में वो ले जाकर दे देते थे, और वहां से जितना उनको रखना होता था और उसके बाद जो उनको वापस लौटाया जाता था बाल गोविंद भगत को मठ से, तो उसी को वो प्रसाद रूप समझ कर वापस अपने घर लाते और उसी से क्या है अपना वो घर चलाते थे। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था, उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। तो यहाँ पर लेखक ने बताया है कि उनके व्यक्तित्व की इन विशेषताओं से लेखक बहुत अधिक प्रभावित थे। साथ ही साथ क्या है, उनका एक और दूसरी विशेषता है मधुर गायन। बहुत ही मीठी वाणी में वो कबीर के पद गाया करते थे, तो वो हमेशा उनको सुनने को मिलते थे लेखक को। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव होते। तो कबीर दास जी के जो पद हैं उनको वो बहुत ही अच्छे तरीके से और मधुर स्वर में गाया करती।
अब ये आषाढ़ के महीने का यहाँ पर चित्रण किया जा रहा है। आषाढ़ की रिमझिम है, जो बरसात का महीना जो है अभी निकल कर गया है। अभी तो कौन सा महीना स्टार्ट हुआ है, जानते हैं आप लोग देसी महीनों के बारे में? हाँ बच्चों, एक बार शायद पहले भी मैंने आपसे क्लास में पूछा था, याद आ रहा है? यस मैम। हाँ, तो देसी महीनों के बारे में तो यहाँ पर जो है आषाढ़ के महीने की बात की जा रही है। अभी तो जो है ये स्टार्ट हो गया है 2-4 रोज से, तो स्टार्ट हुआ है ये भाद्रपद का महीना। उससे पहले श्रावण था, और श्रावण के महीने से पहले आषाढ़ आता है ना। तो यहाँ पर जो आषाढ़ बरसात का जो मौसम है उसकी बात की जा रही है। आषाढ़ की रिमझिम है, और आषाढ़ के महीने में बरसात होती है रिमझिम। समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है, और पूरा ही गांव जो है खेतों में, और बारिश के मौसम में किसान लोग खेत में काम करते ही हैं। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है, धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। तो ये गांव का जो आषाढ़ के महीने का चित्रण है। गांव में जो है लोग खेतों में कैसे काम करते हैं, तो पूरे ही गांव के जो लोग हैं वो खेतों में जाकर अपना अपना अपने अपने खेतों में काम कर रहे हैं। तो कहीं पर तो हल चल रहे हैं, कहीं पर रोपनी चल रही है, जो धान की फसल है उसको रोपा जा रहा है, और कुछ धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल कूद भी कर रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी, और औरतें जो है कलेवा, जो नाश्ता होता है, नाश्ता लेकर, जो आदमी खेत में काम कर रहे हैं तो औरतें घर से कलेवा नाश्ता लेकर जा रही हैं, और वो घर पर जो खेत की जो मेड़ है, जो मिट्टी की ऊंची सी दीवार उसको कहते हैं, उस पर वो बैठी हैं। बहुत ज्यादा ऊंची नहीं होती है। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही, ऐसे ही समय में आपके कानों में एक स्वर तरंग झनकार सी कर उठी। तो आसमान बादल से घिरा, तो बरसात का महीना है तो स्वाभाविक है कि आसमान में बादल छाए हुए हैं, धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही है, और ठंडी हवा, पूर्वाई हवा मतलब पूर्व दिशा से जो हवा चल रही है, ठंडी हवा पूर्व दिशा से, तो उसे पूर्वाई हवा कहते हैं ना। तो ठंडी पूर्वाई चल रही है। ऐसे ही समय में आपके कानों में एक स्वर तरंग झनकार सी कर उठी। ऐसे समय में जो है एक स्वर तरंग के समान, लहर के समान जो है वो सुनाई देती है। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना ना पड़ेगा। आगे फिर लेखक ने बताया है कि कौन है, क्या है, यह आपको पूछना नहीं पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर की ओर भेज रहा है, और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों की कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं, हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं, रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू? तो इस पैराग्राफ में बच्चों ये प्रश्न का एक प्रश्न का उत्तर भी है। ये बाल गोविंद भगत के संगीत की विशेषताएं, उनके मधुर गायन की विशेषताएं, कि किस प्रकार से गाते हैं, और उस समय जो है खेतों में और वहाँ प्राकृतिक जो सारा ही दृश्य कैसा नजर आता है, इसका चित्रण जो है लेखक ने यहाँ पर किया है। देखिए, बाल गोविंद भगत का जो पूरा शरीर है वो कीचड़ में लथड़ा हुआ है, क्योंकि वो पानी भरे खेतों में काम कर रहे हैं, बरसात का मौसम भी है, और अपने खेत में जो है धान की फसल लगाने का, रोपने का काम कर रहे हैं वो। और उनकी एक एक उंगली जो है धान के पौधे को पंक्तिबद्ध लाइन से जो है वो धान का जो रोपने का काम कर रहे हैं। उनका कंठ, उनके गले से जो आवाज है, वो संगीत, जो मधुर आवाज है, वो उसको इस प्रकार गा रहे हैं मानो कुछ स्वर तो उनके ऊपर की ओर जा रहे हैं, अर्थात उनका जो स्वर है वो आसमान तक जो है उनकी आवाज पहुंच रही हो, और कुछ को जो है मिट्टी पर खड़े लोग जो है उनकी कानों की तरफ हो जा रही है, और बच्चे खेलते हुए उनके उस मधुर गायन को सुनते हुए क्या है वो झूम उठते हैं, और जो औरतें खड़ी हुई हैं वो भी उनके बाल गोविंद भगत के जो मधुर गायन है उसके साथ वो भी गुनगुनाने लगती हैं। और हलवाओं के जो पैर हैं उस मधुर संगीत के साथ साथ उनके पैर भी ऐसा लगता है मानो ताल के साथ उठने लगते हैं।
और अपने खेतों में धान की फसल की रोपनी करने वालों की उंगलियां भी मानो उस संगीत के जादू से, उस संगीत के प्रभाव से, उस संगीत के असर से जो है एक अजीब क्रम में चलने लगती। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू। तो इस प्रकार से जो है ये बाल गोविंद भगत के संगीत का ही जादू। भादों की वह अंधेरी अधरतिया, अभी थोड़ी ही पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादुरों की टर टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकते। आगे जो है उनके संगीत की विशेषताएं बताते हुए तो लेखक ने चित्रण किया है। अब ये समय है भाद्रपद के महीने का, है ना। तो भादों के महीने की वह अंधेरी आधी रात का समय, और अभी थोड़ी देर पहले ही मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज या बिजली की जो आवाज है, बिजली के कड़कने की, हो सकता है कि उसमें लोगों ने उनके संगीत को नहीं सुना हो, लेकिन झिल्ली जो झिंगुर होता है, और दादुर, दादुर कहते हैं मेंढक, जो मेंढकों की टर की आवाज है ये भी, और झिंगुरों की, आप लोग भी जानते हैं कि ऐसे मौसम में झिंगुरों की और मेंढकों के टर्राने की आवाज जो है सुनाई देती है। उनके कारण भले ही भगत के संगीत में कुछ जो है थोड़ी रुकावट हो सकती है, लेकिन पूरी तरह ये भी बाल गोविंद भगत के संगीत को रोक नहीं सकते। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं, गोदी में पियवा चमक उठे सकिया चिहुक उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है, चमक उठती है, चिहुक उठती है। तो ये यहाँ पर जो है कबीर का जो पद है वो गाय उसके बारे में बताया है, उसका अर्थ जो है, उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका ये गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देगा। तो यहाँ पर जो है लेखक ने बताया है किस प्रकार से जो वो कबीर के पद जो गाते हैं और वो मधुर स्वर में गाते हैं, तो उनका जो मधुर गायन आधी रात में भी किसी को भी अचानक जो है क्या करेगा, चौंका देगा। कि आधी रात को तो सब लोग सोए रहते हैं गहरी नींद में, और उस समय यदि कोई ऐसी मीठी आवाज में गीत सुनेगा तो वो चौंक जाएगा जरूर। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है। सारा संसार, वो ऐसा समय होता है कि सारा ही संसार जो है पृथ्वी साध कर सोया रहता है, पूरे संसार में। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग, जाग जरा। लेकिन बाल गोविंद भगत जो है ऐसे समय में भी, आधी रात में भी वो गाना गा रहे हैं, और उनका स्वर जो है आसपास के जो लोग हैं, उनके घरों के आसपास के लोग, उनको सुनाई देता है। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुई। अब कार्तिक महीने की बात की जा रही है। कार्तिक का महीना आया नहीं कि उस समय जो है बाल गोविंद भगत की प्रभातियां, प्रभातियां कहा जाता है जैसे जो सुबह का समय होता है ना, प्रभात का अर्थ होता है सवेरा। तो उसका सुबह का जो समय होता है, उस समय जो गांव में कुछ लोग होते थे और कुछ औरतें भी जो है अपना काम करते करते समय ऐसे भगवान के भजन या कुछ गीत जो है गाया करती हैं। तो उसी प्रकार से बाल गोविंद भगत की जो है कार्तिक महीने में प्रभातियां, सुबह के समय जो भजन गाने की आवाज सुनी जा सकती है, जो फागुन के महीने तक चला करती थी। तो इन कार्तिक के महीने से जो इनका क्रम प्रारंभ होता था गाने का, और और वो कब तक चला चला करता था, फागुन के महीने तक। इन दिनों वह सवेरे ही एक मिनट रुके रखते ना। इन दिनों वह सवेरे सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जागकर वे नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर। वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे
भिंडे पर अपनी खंजड़ी ले जाकर बैठते और अपने गाने तेजने लगते। तो यहाँ पर लेखक ने बताया है कि उनके प्रभातियां गाने का जो सिलसिला जब जारी होता था तो वो कार्तिक महीने से लेकर फागुन के महीने तक चलता। तो उस समय वो क्या किया करते थे, वो बहुत सुबह जल्दी ही उठा करते थे, न जाने किस वक्त। यहाँ पर लेखक ने कहा था तो बहुत जल्दी उठा करते होंगे और सुबह जल्दी जाकर क्या करते थे, नदी पर जाते थे स्नान करने के लिए, और वो भी वहां से काफी दूर थी, 2 मील की दूरी पर थी। और वहां से वो नहा धोकर लौटते, और लौटने के बाद क्या है, गांव के बाहर ही जो तालाब है और तालाब के पास जो ऊंची जमीन है वहां पर वो अपनी खजड़ी, एक वाद्य यंत्र है ये, तो इसे लेकर बैठ जाते और फिर अपने वही कबीर के पद भजन जो है वो गाना शुरू कर देते थे। फिर लेखक ने यहाँ पर बताया है कि मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ। तो लेखक की आदत जो है क्या रही है, शुरू से ही देर तक वो क्या है, सोते हैं, सुबह जल्दी नहीं जागते हैं वो। किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा। तो इसके बाद जो है लेखक ने एक, हाँ, ये माघ के महीने का यहाँ पर चित्रण किया है। उसकी बात ये बता रहे हैं कि माघ के महीने में जो सर्दी बहुत पड़ती है, दांत की किटाने वाली, मतलब बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है, तो उसकी सुबह जो है ऐसी उनका संगीत जो है उनको पोखरे पर, पोखरे अर्थात तालाब पर ले गया। तो हो सकता है लेखक उस समय जल्दी जाग गए हों किसी एक दिन। तो वो समय ऐसा था कि आसमान में जो है भी तारे पूरी तरह से छिपे नहीं थे, और पूर्व दिशा में थोड़ी लालिमा जो है, जैसे ही सूरज सुबह जल्दी निकलता है तो थोड़ी लालिमा पूर्व दिशा की तरफ हमें सूरज के निकलने से पहले थोड़ी थोड़ी दिखाई देती है आसमान में। तो यहाँ पर बताया गया कि पूर्व दिशा में जो है लालिमा दिखाई दे रही थी। खेत बगीचा सब पर कुहासा छा रहा था। अब खेत बगीचे सब पर कुहासा मतलब जो कोहरा होता है, वो कोहरा छाया हुआ था। सारा वातावरण अजीब से रहस्य से आवृत, आवृत का अर्थ ढका हुआ मालूम हो रहा था। इस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुंह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। तो ऐसे इतनी कड़ाके की ठंड में भी बाल गोविंद भगत जो है एक कुश से बनी हुई चटाई, उस पर बैठे, पूर्व दिशा की तरफ उन्होंने मुंह कर रखा था, काली कमली अर्थात काला कंबल उन्होंने ओढ़ रखा था, और बाल गोविंद भगत उन्होंने अपनी खंजड़ी जो उनका वाद्य यंत्र है उसको लेकर बैठे थे, और उनके मुंह से जैसे शब्दों का तांता लग गया था, लगातार वो गाए ही जा रहे थे, और उनकी उंगलियां खंजड़ी पर लगातार, अर्थात वो खंजड़ी भी बजाते जाते थे और अपने जो कवि के पद थे उनको भी गाते जा रहे थे। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते, मालूम होता कि अभी खड़े हो जाएंगे, और इतनी जब गाते थे तो उसी में पूरी तरह डूब जाते थे, और इतने उसमें डूब जाते थे कि ऐसा लगता था, गाते गाते इतने उत्साहित भी हो जाते थे कि मानो वो अभी खड़े हो जाएंगे। मैं जाड़े से कप कपा रहा था, किंतु तारे की छांव में भी उनके मस्तक से श्रम बिंदु जब तब चमकी पड़ती। तो यहाँ पर लेखक ने बताया कि वो तो बहुत भयंकर सर्दी की वजह से क्या है कप कपा रहे थे, लेखक को तो इतनी सर्दी लग रही थी, लेकिन ऐसे समय में भी बाल गोविंद भगत भगत जो गाना गा रहे थे, और उसकी वजह से उनके माथे पर जो है, उनके ललाट पर पसीने की बूंदें उनको झलकती हुई दिखाई दे रही थी। गर्मियों में उनकी संध्या कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। तो यहाँ पर गर्मियों के संध्या के समय का की जो है बात की जा रही है कि भले ही कितनी ही उमस भरी गर्मी हो, उस गर्मी भरी संध्या के समय को की क्या है, वो एक खुशहाल वातावरण में बदल देते थे। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते, तो कैसे करते थे वो, अपने घर का जो आंगन था उसी में आसन लगाकर बैठते थे, और गांव के कुछ और लोग भी उनके पास आ जाते थे। खंजड़ियां और करतालों की भरमार हो जाती थी। तो गांव में उस समय कुछ और भी लोग थे जो खंजड़िया करताल आदि जो है उनके भजनों के साथ वो बजाते रहते थे। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते और उनकी प्रेमी मंडली उससे दोहराती। मंडली मतलब एक समूह उनका बन जाता था। तो एक पद जो है पहले बाल गोविंद भगत गाते, फिर उनके जो और जो ग्रुप के समूह के जो लोग थे
वो भी उसको फिर दोहराया करते थे, वही अपनी खंजरी और करताल जो है उनको बजाते हुए। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता, होते होते एक क्षण ऐसा होता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठते हैं। तो ऐसा वहां पर जो है वातावरण होता था कि सब लोग क्या है, गाते रहते थे बहुत अच्छे तरीके से। और एक पल गाते गाते ऐसा भी आता था कि बीच में खंजड़ी लिए हुए बाल गोविंद भगत जो है उनके बीच में गाते गाते ही वो नाचने भी लग जाते थे और सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत हो जाता था। तो पूरे जब उस आंगन में ऐसा वातावरण होता था कि सारा ही जो वातावरण है वो, उनकी जो मंडली थी वो भी गाती थी और खुद बाल गोविंद भगत भी गाते थे और गाते गाते वो नृत्य भी करने लगते थे। तो गाने का और नृत्य का जो है वहां पर वातावरण पूरी तरह से हो जाता था। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का यह चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। यहाँ पर जो है फिर लेखक ने आगे चित्रण किया कि बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का जो सर्वोच्च सीमा जो है उन्होंने देखी। तो उस दिन बताया है उन्होंने, वो दिन कौन सा है कि जब उनका इकलौता बेटा था, उसकी मृत्यु हुई थी उस दिन। वह कुछ सुस्त और बोधा सा था। तो उनका बेटा जो है शारीरिक रूप से थोड़ा सुस्त और बोधा कहते हैं कमजोर, कमजोर था। किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे, मतलब और भी मानते थे उसको, बहुत ही लाड प्यार से बाल गोविंद भगत उसकी देखभाल करते थे। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ज्यादा ही नजर रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं। तो यहाँ पर लेखक ने बताया कि ऐसे जो लोग होते हैं शारीरिक रूप से थोड़े कमजोर, तो ऐसे लोगों की अधिक देखभाल करने की आवश्यकता होती है, अधिक उनको, क्योंकि ये, हाँ, बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी, पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया। तो आगे लेखक ने बताया है कि उन्होंने, जो बाल गोविंद भगत जी थे, उन्होंने अपने जो इकलौता पुत्र था उसका विवाह करवा दिया और उसकी जो पत्नी थी, पतोहू जो थी, वो बहुत ही सुंदर और सुशील मिली उनको। और साथ ही साथ वो पूरे घर को घर के काम काज को भी बहुत अच्छे से देख लेती थी। उसने, उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। तो यहाँ पर जैसे शुरुआत में ही लेखक ने बता दिया है कि वह शारीरिक रूप से पहले से ही बचपन से ही कमजोर था और बीमार भी था, रहा था। तो लेकिन जो उनके पड़ोसी हैं, आस पड़ोस के लोग, उनको उनकी बीमारी का समाचार लेने की उनके पास समय नहीं था, या फिर नहीं गए होंगे अपने कामों में व्यस्त होने के कारण। लेकिन मौत जो है एक ऐसी चीज है कि वो सभी का ध्यान अपनी ओर, जब किसी की मृत्यु होती है तो उसकी खबर चारों ओर फैल जाती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया, कुतूहलवश उनके घर गया। तो लेखक ने भी ये समाचार सुना और आश्चर्यवश होकर जो है लेखक भी बाल गोविंद भगत के घर गए। देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढांक रखा है। तो लेखक ने वहां जाकर जो नजारा देखा तो बहुत आश्चर्य हुआ लेखक को। और उन्होंने क्या देखा कि बाल गोविंद भगत ने जो है अपने बेटे को एक आंगन में एक चटाई पर लिटा रखा है और एक सफेद कपड़े से उसको ढक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही अपने आंगन में लगाया करते थे, इसलिए उन्होंने कुछ फूल तोड़कर उसके ऊपर बिखरा दिए। फूल और तुलसी दल भी, तुलसी के पत्ते भी। सिरहाने एक चिराग अर्थात दीपक उन्होंने जला रखा था और सामने, उसके सामने ही वो जमीन पर उन्होंने खुद आसन लगा लिया और लगातार गीत गाए जा रहे थे। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। और ये नहीं कि उनका जो बेटा है उसकी मृत्यु हुई है तो उस पर वो रो रहे हो, ऐसी स्थिति नहीं थी। यदि कोई साधारण और मनुष्य होता तो वो तो अपना रोने, विलाप करने लग जाता, रोता, दुखी होता। लेकिन यहाँ पर स्थिति जो है बाल गोविंद भगत के साथ जो लेखक ने अलग ही देखी। तो वो क्या है, वो रो भी नहीं रहे थे ना दुखी थे, वो तो केवल अपने आप गीत गाए जा रहे थे, तो जैसे अपने पहले कवि के पद भजन जो भी गाया करते थे वैसे ही वो गाया। घर में पतोहू रो रही है जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही। तो उनकी जो पतोहू थी, उनके जो पुत्र की जो
पत्नी थी वो घर में रो रही थी, गांव की कुछ स्त्रियां उसे चुप कराने का प्रयास कर रही थी, किंतु बाल गोविंद भगत लगातार गाए जा रहे थे और गाते गाते कभी पतोहू के नजदीक भी चले जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने के लिए कहते कि ये जो समय है ये रोने का नहीं है, ये तो उत्सव मनाने का है। क्यों? उसका कारण भी कहते कि आत्मा जो है परमात्मा से मिल गई है, आत्मा परमात्मा के पास चली गई है। तो इससे भला इससे बढ़कर आनंद की कोई बात ही नहीं हो सकती है। तो उत्सव मनाने का समय है, दुखी होने का समय नहीं है, ऐसा वे कहते। मैं कभी कभी सोचता है ये पागल तो नहीं हो गए। फिर लेखक सोचते कि कभी ये बाल गोविंद भगत जो है पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कर रहे थे उसमें उनका विश्वास झलक रहा था और ऐसा विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। बेटे के क्रियाकर्म में तूल नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलाई उसकी। उन्होंने जो है अपने बेटे के क्रियाकर्म में भी ज्यादा उन्होंने हाँ ज्यादा दिखावा नहीं किया, साधारण तरीके से किया और उनकी जो पतोहू थी उससे ही उन्होंने अपने पुत्र को अग्नि दिलवाई। किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि अर्थात जो समय पूरा हो गया, उन्होंने अपने पतोहू के भाई को बुलवाया और उसे बुलाकर उसके साथ ये आदेश दिया कि जाओ इसे ले जाओ और इसका दूसरा विवाह तुम कर देना। तो पतोहू जो है फिर बड़ी दुखी हुई और वो रो रो कर बाल गोविंद भगत से कहने लगी, यदि मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में आपकी देखभाल कौन करेगा, आपके लिए भोजन कौन बनाएगा, आप बीमार पड़े तो कौन देखेगा आपको। लेकिन बाल गोविंद भगत ने जो निर्णय ले लिया था वो अपने निर्णय पर अडिग रहे और उन्होंने क्या है अपनी बहू को समझाकर वहां से भेज दिया। लेकिन बाल गोविंद उन्होंने ऐसे ऐसे तर्क दिए जो उनकी जो पतोहू थी बाल गोविंद भगत की वो भी उनका उत्तर नहीं दे सकी, अंत में उसे भी जाना पड़ा। बाल गोविंद भगत की मौत भी उन्हीं के अनुरूप हुई, जैसे वो बाल गोविंद भगत थे उनकी मौत उन्हीं के अनुसार हुई। हर वर्ष वो गंगा स्नान करने जाते थे, स्नान पर आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। साधु संतों के साथ रहना, उनके साथ भजन कीर्तन करना, ईश्वर की चर्चा करना, ये सब उनको पसंद थे। करीब 30 कोस पर गंगा थी, तो वहां से जो है उनके स्थान से 30 कोस की दूरी पर गंगा नदी थी। साधु को संबल लेने का क्या हक और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। घर से खाकर चलते थे फिर घर पर ही लौटकर खाते, रास्ते भर खंजड़ी बजाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। तो वो जो है किसी के घर जैसे विश्राम करना या किसी के घर से भोजन भिक्षा मांगना ऐसा भी वो नहीं करते थे, अपने घर से ही खाकर जाते थे और वापस लौटकर अपने घर में ही खाते थे। हाँ, रास्ते में यदि प्यास लगती तो पानी पी लिया करते थे। इस बार जब वो लौटे तो उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, खाने पीने के बाद भी उनकी तबीयत सही नहीं हुई, थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु वो जो अपने उनके जीवन के जो नियम थे उनको वो नहीं छोड़ने वाले थे। फिर वही दोनों समय स्नान ध्यान करना, खेती बाड़ी देखना, कवि के पद गाना, भजन गाना, और किंतु हंसकर टाल देते थे। यदि कोई उनसे कहता था कि भाई तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तुम आराम कर लो, तो उसे हंसकर टाल देते थे। एक दिन में संध्या में भी उन्होंने गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। तो एक दिन ऐसा समय आया, सुबह के समय, वो ऐसे तो उनका नियम था प्रतिदिन वो गाया करते थे सुबह के समय भजन, जल्दी सुबह जाकर, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि लोगों ने उनका भजन ही नहीं सुना और फिर बाद में लोगों ने जब जाकर देखा तो क्या पाया कि बाल गोविंद भगत अब नहीं रहे। ठीक है बच्चों, तो पाठ समाप्त हो चुका है।